Welcome बच्चों, and today we are back again with the next lecture, and that is going to be the lecture number 13 from the chapter electrostatics. और आज के लेक्चर का टॉपिक आपको लिखना है रजिस्टर में गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम टुडे. लेकिन उससे पहले गॉस थ्योरम जो आपने लास्ट चैप्टर में मेरे साथ करा था उसको एक और पर्सपेक्टिव में देख लेना है. और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से क्लास 12th के लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो मेरी आपसे डीप रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आपको लगातार टाइमली मिलते रहें और हम सब लोग अपना क्लास 12th का सिलेबस अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम जो हमने टाइम रखा है उसके अकॉर्डिंगली फिनिश भी कर लें. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. और आज के टॉपिक में सबसे पहले हमें देखना है गॉस थ्योरम जो आपने मेरे साथ लास्ट लेक्चर में करा है. दैट वाज द लेक्चर नंबर 12. अगर नहीं करा है तो फिर से एक रिक्वेस्ट है कि पहले उस लेक्चर को जाकर देख लो, वहाँ से गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ लो, तभी इस लेक्चर में आपको आना है. अदरवाइज ये लेक्चर आज समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी की है आज उसका हमें प्रूव करना है. तो गॉस थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो ये था कि गॉस थ्योरम बोलता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, और वो भी कौन सा सरफेस? क्लोज्ड सरफेस. फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. और ये थ्योरम किस पे एप्लीकेबल है? क्लोज्ड सरफेस पर. बोल रहे हैं ना हम कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. एनक्लोज्ड बाय द सरफेस का मतलब क्या है कि वो सरफेस एक क्लोज सरफेस होगा जिसके अंदर कुछ रीजन, कुछ वॉल्यूम बंद हो जाता है. और यही फ्लक्स डेफिनेशन से भी आता है. डेफिनेशन से इस फ्लक्स का आंसर क्या था बच्चों? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वहां से हमने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस थ्रू व्हिच इट इज पासिंग. या फिर यूं कह लीजिए कि E.ds का इंटीग्रेशन करोगे. कौन सा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रेशन करोगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा. ये डेफिनेशन का कहना था. और ये डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस. एप्लीकेबल टू ऑल सरफेसेस वेदर दे बी क्लोज्ड सरफेस और दे भी ओपन सरफेस. चाहे वो क्लोज सरफेस हो या ओपन सरफेस हो सब पे लगेगा. डेफिनेशन से आपको फ्लक्स निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला. गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालना है देन दिस इज द फॉर्मूला. लेकिन गॉस की लिमिटेशन है, वो सिर्फ क्लोज सरफेस पे लगता है. इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सब तरह के सरफेस पर लगेगा, चाहे क्लोज सरफेस हो चाहे ओपन सरफेस हो. तो जो गॉस थ्योरम ने आपको फ्लक्स निकालना बताया 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, और जो फ्लक्स इस डेफिनेशन से आएगा, क्या ये फ्लक्स अलग अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे ना अलग अलग. तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट दैट द फ्लक्स गिवन बाय गॉस थ्योरम दैट इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. अगर चार्ज को आपने फ्री स्पेस में रखा है तो ε0 लिखेंगे, और अगर मीडियम कोई और है तो उस मीडियम की परमिटिविटी लिख देंगे यहाँ पर. तो ये फ्लक्स उसी के इक्वल है जो डेफिनेशन बता रही है. तो मैं लिख सकता हूँ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू E.ds का इंटीग्रेशन. लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको करनी होगी क्योंकि ये तो दोनों तरह के सरफेस पर अवेलेबल है. ऑल सरफेसेस दोनों तरह के सरफेसेस पर एप्लीकेबल है. बट गॉस थ्योरम ये तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पर एप्लीकेबल है ना. तो मुझे यहां पर एक छोटा सा सर्कल लिखना होता है. इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर छोटा सा सर्कल बनाएंगे. इस सर्कल का मतलब होता है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटीग्रेशन को किसके लिए कर रहा हूं? ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस. ये छोटा सा लूप यहां पर क्लोज्ड सरफेस दिखा रहा है. तो ये जो आपने पूरा का पूरा
मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर गॉस थ्योरम। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका? गॉस थ्योरम। अगर कहीं आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट गॉस थ्योरम इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो स्टेटमेंट देने के बाद में ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है आपको। ओके, सो गॉस थ्योरम इन मैथमेटिकल फॉर्म स्टेट्स दैट के flux crossing a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed and the same as given by the definition, that is E dot ds का integration for a closed surface, for a closed surface। तो इस स्टेटमेंट को, इस मैथमेटिकल फॉर्म को भी याद कर लो, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में, और आगे हमारा टॉपिक होने वाला है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। और जब हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने का मतलब ये है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो भी गॉस ने बोला है क्या वो ठीक बोला है। गॉस ने क्या बोला? गॉस ने बोला कि अगर कहीं पर भी एक चार्ज है, उससे पास होने वाला फ्लक्स जो भी होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस ही होगा। जो आंसर डेफिनेशन से आता है वही आंसर इससे भी आएगा। डेफिनेशन की प्रॉब्लम क्या है? इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो भी सरफेस के लिए, और यहाँ काम बहुत इजी है, बस 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इनटू चार्ज एनक्लोज की वैल्यू लगा दो, डायरेक्ट फ्लक्स आ जाएगा। एक ही लाइन का मेथड बता दिया है गॉस ने। क्या ये मेथड ठीक है? लेट अस चेक। तो आपकी हेडिंग आपको सजानी है अपने रजिस्टर में, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, और आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इसको कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। आई होप आप कॉपी कर चुके हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको हेडिंग क्या लिखनी है? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को जब हम प्रूफ करेंगे तो क्लोज सरफेस के लिए ही करेंगे। गॉस थ्योरम तो क्लोज सरफेस पर एप्लीकेबल है, लेकिन क्लोज सरफेस भी तो दो तरह के होते हैं। दे कैन बी सिमेट्रिकल सरफेसेस एंड दे कैन बी नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस। तो पहले हम गॉस थ्योरम को सिमेट्रिकल सरफेस के लिए प्रूफ करेंगे, और फिर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इस हेडिंग का होगा आपका फॉर सिमेट्रिकल सरफेसेस। फॉर सिमेट्रिकल सरफेसेस, सिमेट्रिकल सरफेस लेना है हमें, और सिमेट्रिकल सरफेस के अंदर एक चार्ज को बंद कर लेना है। और वो चार्ज भी कैसे बंद होगा? सिमेट्रिकली बंद होगा, तभी तो सरफेस सिमेट्रिकल कहलाएगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। सपोज आई एम हैविंग अ चार्ज Q, मेरे पास एक चार्ज है Q, मुझे इससे आने वाला फ्लक्स देखना है। तो इससे आने वाला फ्लक्स देखना है तो मुझे सबसे पहले इस चार्ज को एक सिमेट्रिकल सरफेस में एनक्लोज कराना पड़ेगा। तो इसको एक सिमेट्रिकल सरफेस में एनक्लोज करा लेते हैं। सपोज ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है। अब देखो, एक पॉइंट चार्ज लिया है मैंने, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेस क्या हो सकता है? एक स्फीयर। सो दिस इज अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है। मान लो इस स्फीयर का रेडियस r है, और उसके सेंटर पे रखा है चार्ज को। The charge is placed at its center O and let the charge is positive। चार्ज को पॉजिटिव मान लो। ओके, अब देखो गॉस थ्योरम को प्रूव करने में जितने भी यहाँ पर स्टेप्स आ रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको देखना और समझना है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स जो हमारी अब अगली हेडिंग आने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। वहाँ पर 5 डिफरेंट डेरिवेशन आपको करने हैं, वहाँ पर ये एक एक स्टेप यूज होना है। तो यहाँ पर मैं सारे स्टेप्स बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ आपको। आगे वाले लेक्चर में इतने डिटेल से ये स्टेप्स नहीं समझाए जाएंगे। आगे वाले लेक्चर में तो डेरिवेशन समझाया जाएगा आपको। तो उन डेरिवेशंस को करने के लिए जो डायग्रामेटिक स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो आपको आज समझ लेने हैं, उनको आज समझना है। तो अब देखो आगे, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अच्छा, गॉसियन सरफेस क्या होता है? वो सिमेट्रिकल सरफेस जिसमें आपने चार्ज को एनक्लोज कराया है उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। इट कैन बी अ स्फीयर, इट कैन बी अ सिलेंडर, या और भी कोई सिमेट्रिकल सरफेस जो आप सोच सकते हो, वो गॉसियन सरफेस हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरा गॉसियन सरफेस है
वो क्या है भला? इसको मैं गॉसियन सरफेस लिख सकता हूं, लेकिन मैं अभी लिखूंगा गॉसियन स्फीयर। मैंने सरफेस का नाम भी लिख दिया था। तो ये गॉसियन स्फीयर है। गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया वो क्या है? गॉसियन स्फीयर है। अब इस स्फीयर के अंदर चार्ज को रखना है, और अगर इस स्फीयर को इस चार्ज के लिए सिमेट्रिकल होना है तो चार्ज हैज टू बी एट इट्स सेंटर। तो चार्ज को आप सेंटर पे ही रखो ना फिर, ठीक है। तो अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये स्फीयर एक सिमेट्रिकल सरफेस हो गया, जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है, फॉर अ सिमेट्रिकल सरफेस। सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब क्या है कि इस चार्ज से इस स्फीयर का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा। देखो, अगर आप ये पॉइंट लोगे तो वो भी r डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट लोगे वो भी r डिस्टेंस पर है, कोई भी पॉइंट ले लो r डिस्टेंस पर है। तो वो कोई भी पॉइंट आपको ले लेना है, एंड लेट दैट पॉइंट इज P। मान लो एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर ही लिया यहाँ पर P, ये रहा पॉइंट P। ये हमारा गॉसियन स्फीयर बनाने के बाद अगला स्टेप कि आपको उस स्फीयर के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट P ले लेना है। तो P पॉइंट हमने ले लिया, इस P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन भी करा लिया। अब इस P पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरिया मार्क करेंगे, छोटा सा एरिया ds, और इस एरिया का डायरेक्शन भी मार्क करेंगे। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर मेरे पास यहां पर कोई सरफेस है तो इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया किधर होगा? इस सरफेस का एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लें या इनवर्ड लें? बेटा अगर सरफेस आपका क्लोज्ड सरफेस है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही लेना होगा। तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मार्क कर लो, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ds वेक्टर क्वांटिटी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैंने इसको मार्क कर लिया, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। ओके, अब इसी P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मार्क कर लेना है, जितने भी यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं उनसे। तो अभी तो एक ही चार्ज है, तो और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज P पॉइंट पर मार्क करो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज P पॉइंट पर, अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी मार्क हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds दोनों मार्क हो जाएं, उनके बीच का एंगल चेक करो। देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। अब जैसे ही इतनी चीजें आपको मिल जाएं अपने डायग्राम में, अब आपको क्या करना है? अब आपको डेफिनेशन यूज करनी है फ्लक्स की और आगे बढ़ना है। अभी जितना भी मैंने डायग्राम में मार्क किया है उसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं अपने वर्ड्स में, दैट इज गोइंग टू बी द थ्योरी ऑफ दिस प्रूफ या ऑफ दिस डेरिवेशन। जैसे कि मैं बोल सकता हूं, कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ Gaussian sphere of radius r. Let there be a point P on the surface of the on the Gaussian surface, yeah, on the Gaussian sphere, and let there be a very small area ds surrounding the point P. The electric field E at the point P is marked with this black arrow, and the direction between E and ds is, the angle between E and ds is 0 degree. इतना अगर आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं तो दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? नाउ आई एम गोइंग टू यूजिंग डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से हम क्या बोलते हैं? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface is given as, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे गिवन है? E डॉट ds का इंटीग्रेशन, वो भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, इस तरीके से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं मानूंगा अपने टॉपिक की इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूफ करना है गॉस थ्योरम, तो कैसे करें?
उसका कोई हमारे पास फ्लो चार्ट है? देखो, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, जो डेफिनेशन ने कहा पहले वो लिख लो, और अब इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करके देखो क्या वो आ रहा है जो गॉस थ्योरम ने बोला है। अगर वो आ रहा है देन गॉस थ्योरम इज प्रूव, नहीं आ रहा है तो गॉस थ्योरम प्रूव नहीं हुआ। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। E डॉट डी एस, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फ्लक्स इज गिवन एज E डॉट डी एस, मतलब E डी एस कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन E एंड डी एस, एंड दैट एंगल इज 0 डिग्री। तो E डी एस कॉस 0, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस याद है ना, क्लोज सरफेस के लिए cos 0 होता है 1, उसको 1 लिखेंगे तो ये रह जाएगा E ds। अब इस E की वैल्यू लिखनी है। नाउ आई हैव टू राइट द वैल्यू फॉर E। अब ध्यान से चेक करो E P पॉइंट पर कितना होगा। E is because of the point charge which is at a distance r from the point P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में करा था हमने इसको, आई थिंक द लेक्चर वाज लेक्चर नंबर 6। तो यहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हो गया E का वैल्यू, एंड आगे लिखा है ds। अब यहां से जो भी चीजें कांस्टेंट हैं उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर लेकर जा सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट चीजों का तो इंटीग्रेशन नहीं करना होता है, उनको बाहर ला सकते हैं। तो उनको इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लाएंगे। देखो ध्यान से क्या क्या कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस ये तो कांस्टेंट है। क्यों? चार्ज, चार्ज जो एनक्लोज हुआ है उसकी भी तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो भी कांस्टेंट है। एंड r द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज, क्या ये भी कांस्टेंट है? चेक करो, इसको कैसे चेक करेंगे? चेक करो कि अगर मैं P पॉइंट यहां ना मार्क करके कहीं और मार्क करता तो क्या तब भी ये डिस्टेंस r होता? यस। यहां मार्क करता तब भी ये डिस्टेंस r होता? यस। यहां मार्क करता P पॉइंट को तब भी ये डिस्टेंस r होता? यस। तब भी ये डिस्टेंस r सेम ही रहता है, या चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि P पॉइंट स्फीयर के ऊपर है और स्फीयर इस चार्ज के साथ सिमेट्रिकल है। यही तो फायदा होता है सिमेट्रिकल सरफेसेस बनाने का। तो यहां पर r भी कांस्टेंट है, r को भी बाहर ले आओ। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ अंदर ds। ds, व्हाट इज ds? ds is very small part, very small area of a sphere। स्फीयर का एक बहुत छोटा सा एरिया ds है, उसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे ds जितने भी होंगे इस स्फीयर के ऊपर सबको मिला के ऐड कर दो, क्या मिलेगा? पूरे स्फीयर का एरिया मिल जाएगा ना। इसका मतलब ds का इंटीग्रेशन क्या है? पूरे स्फीयर का एरिया, पूरे स्फीयर का एरिया और कंप्लीट स्फीयर का एरिया। ये तो 9th या 10th क्लास की मैथमेटिक्स मेंसुरेशन में सीखा है हमने। कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। r यहां पर उसकी क्या होगी? रेडियस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करना है। इसका इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्ट मिल गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिमेट्रिकल सरफेसेस। सिमेट्रिकल सरफेसेस अगर हम लेते हैं तो सरफेस का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर हमारे पास होता है, क्योंकि वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है और ज्योमेट्रिकल फिगर्स के सारे सरफेस एरिया 9th-10th क्लास की मेंसुरेशन में हम लोगों ने कर रखे हैं। दैट इज वाई 9th-10th की मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 9th और 10th की मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो पूरी की पूरी अप्लाई हो जाती है फिजिक्स में कहीं ना कहीं, बल्कि साइंस में कह सकते हैं आप। क्या अब यहां पर कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं? चेक करो ध्यान से। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा उसको कॉपी करते हैं और चेक करते हैं। 5 इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q चार्ज। क्या ये q चार्ज वही है जो गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज करा है? हाँ ये तो वही है। तो इट मींस जब हमने इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट किया और इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच गए तो इस फ्लक्स का आंसर ये आ चुका है जो गॉस ने बोला था। गॉस ने क्या बोला था? फ्लक्स इज गिवन एज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। q इज द चार्ज एनक्लोज्ड ओवर हियर। तो इसका मतलब तो गॉस थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can write
E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। Hence Gauss थ्योरम इज प्रूव। लेकिन अभी हमने इसको जो प्रूव करा है वो सिमेट्रिकल सरफेस के लिए प्रूव करा है, अभी नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए प्रूव नहीं करा। नॉन सिमेट्रिकल के लिए भी प्रूव करेंगे अपने अगली हेडिंग में। अगर आपको यहां पर ये डायग्राम समझ में आ गया तो ठीक, वेल एंड गुड, आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक और तरीका है ये डायग्राम समझाने का। चलिए इस डायग्राम को चेक करते हैं। इस डायग्राम को चेक करते हैं। सपोज ये वो स्फीयर है जो गॉसियन स्फीयर हमने बना है। ये गॉसियन स्फीयर जिसका रेडियस r है, ये गॉसियन स्फीयर है हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। इस गॉसियन स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा है? चार्ज रखा है q। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन स्फीयर इज q, स्मॉल q, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या करना है? अगला स्टेप था कि गॉसियन स्फीयर पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट P मान लो। ये P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, आपका मर्जी, आपका मन। ठीक, तो मान लो मैंने ये P पॉइंट माना है इस जगह, यहां पर P पॉइंट है, दिस इज द P पॉइंट। अब इस P पॉइंट के आसपास एक छोटा सा एरिया, सराउंडिंग दिस P पॉइंट एक छोटा सा एरिया मार्क करेंगे। ये वो छोटा सा एरिया है, मान लो ये वो छोटा सा एरिया है, या कह लो कि ये पूरा का पूरा जो व्हाइट सरफेस है ना, ये वाला ये पूरा ds है। दिस इज वेरी स्मॉल एरिया ds। अब इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर मार्क करना है। एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर सरफेस क्लोज सरफेस है जैसे कि ये, तो एरिया वेक्टर किधर होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाइक दिस। दिस इज द एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब ये एरिया वेक्टर हो गया, ये रहा एरिया वेक्टर ds। नाउ आई हैव टू मार्क एट दिस P पॉइंट। इसी P पॉइंट पर मुझे क्या मार्क करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। और वो चार्ज कहां पर है? एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वो चार्ज इस सरफेस के सेंटर पे है और पॉजिटिव है, तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। P पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज, उसका भी डायरेक्शन यही होगा। तो इट मीन्स मेरे पास ds का डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम है। सिंस बोथ द डायरेक्शन आर सेम, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? इन दोनों के बीच में एंगल आ गया 0 डिग्री। ये एंगल 0 डिग्री आ गया। अब जैसे ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाए, क्या क्या बेटा? गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस मिल जाए, उसके अंदर चार्ज बंद हो जाए, गॉसियन स्फीयर पर एक P पॉइंट हो, उसके चारों तरफ छोटा सा एरिया ds हो, और वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क कर लो और E और ds के बीच का एंगल मार्क कर लो। इतना करते ही वी आर इन अ पोजिशन टू यूज दिस इक्वेशन। ये जो डेफिनेशन बोल रही है, इसको यूज करके, इसको सॉल्व करके गॉस थ्योरम प्रूव हो जाता है। दिस इज हाउ वी हैव प्रूव द गॉस थ्योरम। किसी किसी बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि सर ये बता दो ये ds का इंटीग्रेशन 4πr² क्यों है? तो बेटा देखो, ये भी मैं यहां से बता सकता हूं। अगर आपके पास ये छोटा एरिया ds है, तो ऐसे ऐसे ये सारे छोटे एरिया सब ds है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इनको ऐड करना। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो क्या मुझे इस पूरे स्फीयर का एरिया नहीं मिलेगा? सरफेस एरिया। और उस स्फीयर का एरिया जिसकी रेडियस r है, उस स्फीयर का एरिया क्या होता है? उस स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया होता है 4πr²। दैट इज व्हाई ds के इंटीग्रेशन की जगह हमने लिख दिया डायरेक्टली 4πr²। और ये क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है इसलिए लिख पा रहे हैं हम। दैट इज हाउ वी आर राइटिंग 4πr²। ओके, तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करो, इसको कॉपी करो और बहुत जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए अपना आंसर लिखना है, अपना प्रूफ करना है गॉस थ्योरम को। स्क्रीनशॉट भी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन सिमेट्रिकल सरफेस का प्रूफ करने से पहले आपको मुझे एक टॉपिक याद दिलाना होगा, और वो टॉपिक है क्लास 11 से। और मुझे पता है आप में से 90% से ज्यादा बच्चे उस टॉपिक को भूल चुके हैं। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, वो 3 डायमेंशनल वाला एंगल, वो एंगल जो एक कोन के वर्टेक्स पर सबटेंड होता है। याद है? याद दिलाने से याद आ जाएगा। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है,
आइसक्रीम का कोन। देखो बेटा प्लेन एंगल जो होता है ना वो दो लाइन के बीच में होता है, लेकिन सॉलिड एंगल दो लाइन के बीच में नहीं होता। सॉलिड एंगल होता है कोन के बीच में, कोन के वर्टेक्स पे। एक कोन है, कोन ऐसे होता है, तो कोन के वर्टेक्स पे जो एंगल है तो वो क्या दो लाइनों ने बनाया? नहीं, दो लाइंस ने नहीं बनाया, वो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसने अपने वर्टेक्स पर जाकर बनाया है। तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये देखो इस तरीके से, सपोज दिस इज अ कॉइन, दिस इज अ कोन, तो कोन के कर्व्ड सरफेस ने जो एंगल यहां बनाया इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मान लो अगर मैं डिनोट कर रहा हूं लेटर ओमेगा से, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ये वाला एरिया। अब ये कौन सा एरिया है? ये ऐसा एरिया है जिसका सरफेस, अगर आप इस कोन की एक लाइन यहां से बना लो तो वो लाइन 100% इस सरफेस से 90 डिग्री पर जाएगी। आप कैसे बना लो? ये लाइन इस तरीके से बना लो, ठीक है, ऐसा सरफेस। तो ये वाला सरफेस सर्कुलर सरफेस है। इस सरफेस का एरिया डिवाइड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जितनी दूर ये एरिया है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर उसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। वैसे तो ये डायमेंशन लेस लग रहा है, लेकिन सॉलिड एंगल की यूनिट होती है हमारी स्टेरेडियन। 11th क्लास के यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में सबको सिखाया जाता है, मैंने भी सिखाया था, बट अभी याद नहीं रहा हो तो यहाँ से इसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और समझना है। एंड द टॉपिक इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस। नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर मैं एक स्फीयर बना लूं, स्फीयर का सेंटर, क्या इस स्फीयर के साथ सॉलिड एंगल एसोसिएटेड है? यस, बिल्कुल है। देखो अब इस स्फीयर पर अगर मैं एक सर्कल काटूं जिसका एरिया ए है, इस स्फीयर पर सर्कल काटा जिसका एरिया ए है, उस सर्कल से स्फीयर के सेंटर तक एक कोन काट दो, तो ये एंगल क्या है? दिस इज अ सॉलिड एंगल ओमेगा। और क्योंकि ये छोटा सा सर्कल, ये वाला सर्कल, ये स्फीयर के सरफेस पर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। देन ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल इज गिवन एज दिस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। कह दो कि ओमेगा इज एरिया, एरिया मतलब एस अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ओमेगा। दिस इज ओमेगा। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये एरिया भी बहुत छोटा हो जाएगा। If angle is very small, it can be written as d omega, and surface is very small, it can be written as ds. Very small angle अगर ये है d omega और ये एरिया बहुत छोटा है तो ये एरिया कितना होगा? ds। और एरिया का वेक्टर मार्क कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं। तो एरिया का वेक्टर ऐसे मार्क करेंगे, ds, इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक। अभी एक चीज होने वाली है कि ये तो सिमेट्रिकल सरफेस है। सिमेट्रिकल सरफेस मतलब देखो ऐसे कि सपोज ये एक स्फीयर है और ये छोटा सा एरिया है, और इस एरिया से ये एरिया ए या एरिया एस, और इस एरिया से मैंने सेंटर तक एक कोन काटा। उस कोन का सॉलिड एंगल कितना है? एरिया अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये हो जाएगा। और इस एरिया का नॉर्मल किधर होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन, ये होगा लाइक दिस, है ना? ये नॉर्मल। अगर मुझे एरिया से वेक्टर दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, लाइक दिस, ये वाला ds, ठीक है। बट अगर ये इस तरीके का सिमेट्रिकल सरफेस ना हो, नॉन सिमेट्रिकल सरफेस हो, तो क्या होगा? नॉन सिमेट्रिकल सरफेस में बच्चों ये जो एरिया होता है, मान लो कुछ ऐसा सरफेस है, यहां पर मुझे सॉलिड एंगल बनाना है और यहां मेरा छोटा सा एरिया, तो देखो एरिया का वेक्टर तो इधर बनेगा ds, लेकिन ये जो लाइन जा रही है यहां से, ये वाली लाइन,
ये लाइन अलग ही तरीके से जा रही है ना, ये लाइन। तो अब इस लाइन का एंगल कुछ है यहां पर थीटा, और ये जो सॉलिड एंगल बनेगा अब डी ओमेगा, ये डी ओमेगा। अब आप डी एस अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखो इस फॉर्मूले में जो डी एस है वो होता है अलोंग द लाइन, ये वाला, ये थीटा एंगल है ना, ये अलोंग द लाइन, अलोंग दिस लाइन। कौन सी लाइन? द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट जहां पर आपको सॉलिड एंगल सबटेंड करवाना है एंड द सेंटर ऑफ दिस एरिया। इस लाइन के ज्वाइन करने के डायरेक्शन में जो ds आएगा उसे देखना है। तो ds का ये वाला कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो ds का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ds cos थीटा, ds cos थीटा। दिस इज द स्मॉल एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, एक चीज याद है, एक पॉइंट के चारों तरफ प्लेन एंगल घूम जाओ तो कितना होता है? 360 डिग्री, जिसको 2 पाई रेडियन भी बोलते थे। ऐसे ही एक पॉइंट के चारों ओर सॉलिड एंगल घूम जाओगे तो क्या बनेगा? एक पॉइंट है, चारों ओर सॉलिड एंगल घूम जाओगे तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। एक पॉइंट है, चारों ओर प्लेन एंगल घूमेगे तो सर्कल बनता है। एक पॉइंट के चारों ओर आप 2 डायमेंशनली घूमोगे तो सर्कल बनता है। और वो जो एंगल आपने कंप्लीट किया वो 2 डायमेंशनल एंगल क्या है? 360 डिग्री, जिसको 2 पाई रेडियन बोला था। लेकिन उसी पॉइंट के चारों ओर आप 3 डायमेंशनली घूमोगे तो यू विल गेट अ स्फीयर। और स्फीयर ने, पूरे स्फीयर ने जो पॉइंट सेंटर पे अपने सॉलिड एंगल सबटेंड किया है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। क्या होता है वो? 4 पाई स्टेरेडियन। अगर मैं इस छोटे से एंगल को इंटीग्रेट करके टोटल एंगल निकालूं, एंगल अराउंड अ पॉइंट, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। ये इसका आंसर होगा। इतनी नॉलेज आपको आज चाहिए ये टॉपिक करने के लिए, और ये सब कुछ 11th क्लास में था। अगर आप कॉपी करना चाहते हो अलग से इसको एक पेपर पे कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके। अभी यू कैन कॉपी इट, कॉपी कर लीजिए। इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूं बिल्कुल भी। आई होप कॉपी कर चुके हैं। अब देखो जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थोड़े से डिफरेंसेस हैं सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस में, ध्यान से देखते जाना। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O and it is enclosed by a non-symmetrical surface। इसके चारों तरफ एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है, नॉन सिमेट्रिकल सरफेस बना लिया मैंने। अब मैं इस नॉन सिमेट्रिकल सरफेस कैसा है बच्चों? यही तो गॉसियन सरफेस है। दिस इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। सिमेट्रिकल लेके तो कर लिया प्रूव, लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिकल लूं तो तब भी क्या लगेगा? चेक कर लेते हैं। अब कहीं पर भी एक P पॉइंट मानो, चलो यहां पर P पॉइंट मान लिया, ये P पॉइंट है। इसके आसपास छोटा सा एरिया लो, चलो ले लिया, ये छोटा सा एरिया है ds। इसका वेक्टर डायरेक्शन मार्क करो। वेक्टर डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल इधर बनाऊं या इधर बनाऊं? क्योंकि क्लोज सरफेस है तो नॉर्मल बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बार बार बता चुका हूं। ds वेक्टर, एरिया वेक्टर मार्क कर दिया। अब इस सरफेस के सेंटर को, मतलब P पॉइंट को, जो आपका ये P पॉइंट है ना, O पॉइंट से जहां पर चार्ज रखा है ज्वाइन कर लो। क्या ds इसी लाइन पे है? नहीं है, लेकिन इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। हाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ द एंगल बिटवीन E and ds is theta। yes, the angle between E and ds is theta। बिल्कुल ठीक, एंगल बिटवीन E and ds is theta। वो सॉलिड एंगल जो बन रहा है वो देख लो कहां बनेगा। सॉलिड एंगल, ये छोटा सा सरफेस चार्ज Q जहां पर रखा है वहां पर सॉलिड एंगल बनाएगा। ये बन गया कोण, जो कोण अभी हमने बनाया था। एंड द स्मॉल एंगल, सॉलिड एंगल इज d ओमेगा। ये वो स्मॉल सॉलिड एंगल है। ओके, सो द डायग्राम इज कंप्लीट एंड आई कैन राइट whatever I have drawn in my own words as theory।
क्या हो सकती है थ्योरी? कंसिडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O and this charge is surrounded by a Gaussian surface which is non-symmetrical. Let there be a point P on the surface of the Gaussian surface. Let there be a very small area ds vector surrounding the point P, and E is the electric field at point P due to the charge Q. The angle between E and ds is theta. Now using the definition, जब इतना सब कुछ हो जाए तो we are in a position to use definition. अब आप definition यूज करो और देखो क्या, किसकी definition यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. यूजिंग द definition for electric flux, we can write that flux is given as flux phi is given as integration of E dot ds for closed surface. ये closed surface है, for closed surface. This is my equation number 1. क्या कुछ बच्चों को दिक्कत है कि ये डायग्राम अभी तक समझ नहीं आया? अगर ऐसी दिक्कत है तो चलिए यहाँ पर भी मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ. सपोज ये एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है. देखो नॉन सिमेट्रिकल है, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है ना, थोड़ा सा इधर लेंदी जाता है, इधर थोड़ा सा लेंदी जाता है. ये एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है और इसके अंदर कहीं पर भी क्यू चार्ज है. अब ये क्यू चार्ज नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है भाई, सेंटर वेंटर तो कोई मानेंगे नहीं आप. ये क्यू चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो, कहीं भी हो. ये सोल्व होना है तो इसके अंदर कहीं किसी पॉइंट पर क्यू चार्ज है. वो पॉइंट तो है जहाँ पर चार्ज क्यू रखा है, उस पॉइंट O को आपने ज्वाइन करा देना है कोई एक पॉइंट P के साथ. सपोज ये P पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, तो वहां से O पॉइंट को P पॉइंट के साथ ज्वाइन करा देना है और यहाँ इस P पॉइंट के चारों ओर एक छोटा सा एरिया मार्क करेंगे. व्हाट इज दिस? दिस एरिया इज ds. ये एरिया ds है और इस एरिया का डायरेक्शन क्या है? इस एरिया का डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड डायरेक्शन है ना. क्लोज सरफेसेस का एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है. ये डायरेक्शन हो गया ds का. और क्योंकि चार्ज अंदर है, पॉजिटिव है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड ही होगा. अब देखो इसका तो ये नॉर्मल, इसका तो नॉर्मल इधर है. मान लो क्यू चार्ज यहाँ कहीं नीचे की तरफ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा तो ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बनेगा, है ना. एंगल बनेगा, दैट एंगल इज थीटा. ये एंगल थीटा है. दिस इज द डायग्राम. ये डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ये हमारा डायग्राम है. तो अब इस डायग्राम को यूज करके हमने डेफिनेशन का यूज करा और ये लाइन लिख दी पहली वाली जो डेफिनेशन बताती है कि फ्लक्स ऐसे आएगा. इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या वो आ रहा है जो गॉस ने बोला. आगे बढ़ते. फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds को मैं लिखूंगा ई ds cos 0 है क्या इस बार? नहीं, थीटा 0 नहीं है इस बार, cos थीटा फॉर क्लोज सरफेस, है ना. दिस मींस क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन. E की वैल्यू लिखते हैं. E की वैल्यू है P पॉइंट पर. ध्यान से देखो, अगर मेरा मीडियम यहाँ पर फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस E is due to a point charge. तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. E की वैल्यू आ गई, ठीक है, आ गई. ds आ जाएगा, yes आ गया. cos थीटा उसके बाद yes है. यहां से कुछ कांस्टेंट है तो बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन के बाहर ले जाओ. क्या क्या कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है. चार्ज q जो अंदर बंद हुआ है क्या वो बदलेगा? नहीं, वो तो चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी. उसको भी बाहर ले आओ. r डिस्टेंस, क्या ये इस बार कांस्टेंट है? ये इस बार कांस्टेंट नहीं है. देखो ध्यान से देखो, ये P पॉइंट अगर यहां पर है तो डिस्टेंस r ये है, लेकिन अगर ये P पॉइंट यहां होता
तो डिस्टेंस r थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखो चेक करो, यहाँ के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और यही P पॉइंट अगर मैं यहाँ बनाता तो डिस्टेंस r बहुत कम होता, यहाँ बनाता तो डिस्टेंस r कुछ और होता। तो अगर ये P पॉइंट आप सरफेस के अलग अलग जगह पर बना रहे हो तो उसका डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। क्योंकि ये सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इट मीन्स r को आप कांस्टेंट मानकर बाहर नहीं ला सकते, r अंदर ही रहेगा। अब अंदर क्या क्या है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज दिस? अभी तो आपको याद दिलाया था। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या होता है? ये होता है स्मॉल सॉलिड एंगल d ओमेगा। ये आ गया मेरे पास। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह आई कैन राइट डी ओमेगा स्मॉल सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन, मतलब कंप्लीट सॉलिड एंगल अराउंड द पॉइंट, एंड दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसका इंटीग्रेशन फिर से इजी हो गया। क्यों? क्योंकि हम एक सॉलिड एंगल, एक स्मॉल सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और हमें पता है कि स्मॉल सॉलिड एंगल, छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड एंगल सारे ऐड करोगे तो टोटल सॉलिड एंगल अराउंड द पॉइंट क्या होता है? 4 पाई। वो रिजल्ट हम डायरेक्टली यहां पर यूज कर पा रहे हैं। तो उस रिजल्ट को यूज करेंगे तो आई कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसका आंसर है 4 पाई। क्या कुछ चीजें कट रही हैं? यस, 4 पाई से 4 पाई कट मर खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा उसको कॉपी करते हैं। 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू। क्या ये चार्ज क्यू वही चार्ज है जो इस सरफेस ने, इस नॉन सिमेट्रिकल सरफेस ने अपने अंदर एनक्लोज करा, अपने अंदर बंद करा? यस, ये तो वही है। तो क्या ये गॉस थ्योरम जो बोलता है वही आ गया? हाँ, इट इज व्हाट? फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। It means I have proved Gauss theorem for non-symmetrical surfaces with you। आपके साथ मिलकर ये भी कंप्लीट प्रूव हो चुका है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मिलाकर लिख दिया जाए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, we can write E dot ds का इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस, और ये वाला क्लोज सरफेस कैसा है? नॉन सिमेट्रिकल है, याद रखो। इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 से 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, हेंस गॉस थ्योरम प्रूव्ड फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस। गॉस थ्योरम सिमेट्रिकल सरफेस हो या नॉन सिमेट्रिकल सरफेस हो, दोनों के लिए हम प्रूव कर चुके हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्रूव द गॉस थ्योरम। आज जो गॉस थ्योरम के प्रूव करने वाले टॉपिक से आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में डेरिवेशन के लिए। बट अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो, जब भी आपको गॉस थ्योरम जैसा टॉपिक यूज़ करना हो, अप्लाई करना हो, तो आपके पास एक गॉसियन सरफेस जरूर होगा, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज ज़रूर हुआ होगा। फिर आपको क्या करना होता है? गॉसियन सरफेस पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट P मार्क करना होता है। P पॉइंट के अराउंड छोटा सा एरिया ds मार्क करते हैं और उसका वेक्टर डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। उसके बाद P पॉइंट पर ही जो अंदर चार्ज बंद हुआ है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क कर लो, कितना आ रहा है, किधर आ रहा है। चेक करो E और ds के बीच में कोई एंगल है तो उसको मार्क कर लो। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आज क्योंकि हमें गॉस थ्योरम प्रूव करना था तो हम आगे बढ़े यूजिंग द डेफिनेशन। अगले टॉपिक्स में डायग्राम कंप्लीट करने के बाद आगे किस तरह से बढ़ते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक क्या होने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और वहाँ पर हम 5 एप्लीकेशंस करेंगे और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई एप्लीकेशन एग्जाम में आता जरूर है, वेदर इट बी अ होम एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो प्रैक्टिस तो करनी है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे तो ही लास्ट में जाकर बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप स्कूल में बेकार स्कोर करो और अचानक से बोर्ड वाले एग्जाम के दिन आपके साथ जादू हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर देंगे। अगर आप थ्रू आउट द ईयर अच्छा स्कोर कर रहे हैं धीरे धीरे
तो ही आपके चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस, कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।